दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। आज हम आपके साथ एक नई कहानी शेयर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पुलिस स्टेशन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। लॉकअप से कुछ आदमियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कुछ कांस्टेबल्स लॉकअप में बंद उन आदमियों को बुरी तरह पीट रहे थे। दूसरे लॉकअप में भी दहशत का माहौल नजर आ रहा था। वो सब लोग काफी डरे हुए थे। मार खाने वाला एक आदमी रिक्वेस्ट करते हुए बोला, हमको छोड़ दीजिए साहब जी, हमने कुछ नहीं किया। इधर थाना इंचार्ज अपनी कुर्सी पर बैठकर चन्ने खाते हुए टीवी पर चल रहा गाना सुन रहा था। वहां मौजूद बाकी पुलिस वाले भी उसके साथ उस गाने को एंजॉय कर रहे थे। काहे इतना चिल्ला रहे हो? बता काहे नाही देते हो? जान बच जाएगी। थाना इंचार्ज ने लॉकअप में पिट रहे आदमियों को देखते हुए चिल्लाया। हमको कुछ नहीं पता, हम बस एक ही बार मिले थे उससे। एक आदमी डर के मारे रोते हुए दर्द भरी आवाज में बोला। एक कांस्टेबल ने उसे गले से पकड़कर गुस्से में कहा, क्यों झूठ बोलकर अपनी जान दांव पर लगा रहे हो? एक और डंडा पड़ा तो उठ भी नहीं पाओगे दोबारा। सर, वाराणसी शर्मा हाउस, किसी से भी पूछ लीजिएगा, दूसरे आदमी ने डरते हुए जवाब दिया। जिसे सुनते ही थाना इंचार्ज एकदम से खड़ा होकर गाना बंद करते हुए बोला, ले चलो इनको, इनका काम पूरा हुआ। कहाँ ले जा रहे हो? उनमें से एक आदमी ने सवाल किया। कांस्टेबल ने तिरछा मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, तुम लोगों को आजाद करने ले जा रहे हैं। उन सब आदमियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच में आप हमें आजाद करने वाले हैं? उनमें से एक आदमी ने सवाल किया। तो जवाब में कांस्टेबल ने कहा, हाँ, आजाद करने वाले हैं, इस जिंदगी से आजाद। उसकी बात सुनकर वो आदमी डर के मारे रिक्वेस्ट करने लगे, नहीं नहीं साहब जी, ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। वो लोग रिक्वेस्ट करते रहे पर पुलिस वाले जबरदस्ती उनको वहां बाहर लाकर पुलिस वैन में भरने लगे। दूसरी तरफ थाना इंचार्ज ने किसी को कॉल किया। जब सामने से कॉल रिसीव हुआ तो वो फटाफट बोला, सर, वो वाराणसी में है, कोई भी सबूत नहीं मिलना चाहिए उनका। सामने से सर्द और ठंडी आवाज आई। थानेदार ने उसकी बात मानते हुए कहा, ओके सर, हम उनको ठिकाने लगाने ही जा रहे हैं, जय हिंद। ये बोलकर उसने कॉल कट की और अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस वालों के साथ उस वैन के साथ वहां से निकल गया। वो लोग उन्हें वहां से एक अनजान जगह पर लेकर गए और उनका इनकाउंटर कर दिया। बनारस। अब अगली सुबह एक छोटे से मिडिल क्लास घर के टीवी पर एक बाबा का प्रवचन चल रहा था। जिंदगी और मौत के बीच हर कोई फासला चाहता है। बहुत कोशिश करते हैं लोग इससे भागने की। जिंदगी का एकमात्र सबसे कड़वा सच मौत है। उस घर के ड्राइंग रूम में एक 14 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो कि टीवी देख रही थी। उसके चेहरे पर बेचारगी देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे बाबा के प्रवचन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस घर छोटे से किचन से तड़के और कड़छी चलने की आवाजें आ रही थी। वहां पर एक 19 साल की लड़की खाना बना रही थी। उसने सिंपल सलवार सूट पहना हुआ था, गोरा और साफ रंग, काले बालों की चोटी, 5 फुट 1 इंच की परफेक्ट फिट बॉडी के साथ वो काली आंखों वाली लड़की बेहद खूबसूरत थी। ड्राइंग रूम में बैठी लड़की ने बोरियत से रिक्वेस्ट करते हुए किचन की तरफ देखते हुए पुकारा, वेदू दीदी, और कितनी देर इस बाबा का प्रवचन सुनना पड़ेगा हमें? हमारे फेवरेट टीवी सीरियल के शुरू होने का टाइम हो रहा है। अरे सुनने दो ना, कुहू कितने अच्छे प्रवचन दे रहे हैं। उसकी बात सुन किचन वाली लड़की ने जवाब दिया। कुहू बोरियत से बोली, दीदी, हमको सीरियल नहीं देखने देना, आपको तो मत देखने दो, पर हमारे पेट का तो कुछ करो। ये लो भूकड़। उसके पीछे से वेदू की आवाज आई, जिसके हाथ में नाश्ते की ट्रे पकड़ी हुई। कुहू चहकते हुए पीछे मुड़ी तो अचानक से मुड़ने के कारण उसका हाथ ट्रे से लगा और उसमें रखा चाय का एक कप टेढ़ा हो गया, जिस कारण चाय वेदू के कपड़ों पर गिरी और वो बौखलाते हुए बोली, कुहू आराम से। सॉरी दीदी, सॉरी। कुहू ने माफी मांगते हुए ट्रे हाथ में ली और उसे देखते हुए कहा, दीदी, हमको माफ कर दीजिए, आप जाकर कपड़े साफ कीजिए, ये हम देख लेते हैं। भैया आते होंगे मार्केट से, वो आपको ऐसे देख लेंगे तो हमें उनसे डांट पड़ेगी। वेदू अपने कपड़े साफ करने के लिए अपने कमरे में चली गई। इधर मार्केट में एक 25-26 साल का एक लड़का तेजी से भागते हुए जा रहा था।
उसके चेहरे पर डर के भाव साफ नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अचानक से एक घर के बाहर पहुंचा और उसके बंद दरवाजे को खटखटाने लगा। कुहू, दरवाजा खोलो। सामने से कुहू ने दरवाजा खोला तो उस लड़के को देखकर बोली, भैया आप आ गए। उस लड़के ने कुहू का हाथ पकड़कर कहा, जल्दी चलो कुहू, हमें यहाँ से निकलना होगा। कहाँ भैया, और घर में वे? कुहू उसे बोले की कोशिश करने लगी, पर उस लड़के ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, कुछ मत बोलना। अचानक से गोली चलने की आवाज आई और अंदर कमरे में अपने कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी वेदू घबरा गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर के मारे कांपते हुए वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके कमरे में बहुत सारे पुलिसकर्मी उस पर गन पॉइंट करके खड़े हुए थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वेदू ने घबराते हुए कहा ही था कि उनमें से एक पुलिसकर्मी ने वेदू को देखते हुए कहा, पकड़ लो इसे। क्यों, क्या किया है हमने? वेदू चिल्लाने लगी और पुलिस उसे पकड़कर वहां से खींचते हुए ले जाने लगी। वेदू जब उस घर से बाहर आए तो पूरा घर पुलिस वालों से भरा हुआ था। वो सब किसी को तलाश कर रहे थे। कुहू, कुहू, कहाँ गई वो? वेदू पुकारने लगी, पर किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। घर से बाहर आने पर उसके बदन पर जैसे ही सूरज की किरण, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। छोड़ो हमें, छोड़ो, वो छूटने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक लेडी पुलिसकर्मी ने उसे बालों से पकड़कर गुस्से में कहा, चुपचाप चलो, वरना हम हमेशा के लिए चुप करवा देंगे। वेदू रोने लगी और वो लोग उसे पुलिस वैन में डालकर ले गए। बनारस, उत्तर प्रदेश घाट पर कुछ पंडित हवन कर रहे थे। मंत्र उच्चारण की आवाज वहां गूंज रही थी और उनके कुछ दूर कुछ पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। उनमें से एक पुलिस वाला फोन पर बात कर रहा था। तो वो वहां नहीं मिला। जो भी मिला है सर से बात करने के ऑर्डर को जानने के बाद ही कुछ करना। इधर गंगा में एक 25 साल का मस्कुलर लड़का स्नान कर रहा था। उसने अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था, पर लोअर बॉडी पर धोती पहन रखी थी। उसने आंखें बंद कर रखी थी और अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर जोड़ रखे थे। वो जब गंगा में डुबकी मारकर बाहर आया तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नीली आंखें दिखाई दे रही थीं। उसकी हाइट 6 फीट, रंग गोरा और मस्क्यूलर बॉडी थी। उसके काले बाल हल्के हल्के माथे पर आ रहे थे। उसे पानी से निकलकर सीढ़ियों के जरिए घाट की तरफ बढ़ते हुए देखकर फोन पर बात कर रहे पुलिस वाले ने कहा, सर आ गए हैं। वो लड़का इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि किसी भी लड़की का दिल उसके लिए मेल्ट हो जाता। वो सीधा उस पुलिस वाले के पास आया और फोन लेकर बात करते हुए बोला, क्या मिला उसके घर से? जय हिंद सर, सामने से पुलिस वाले की आवाज आई। जय हिंद, अब बताओ क्या मिला? लड़के ने सवाल किया तो सामने से आदमी ने जवाब देते हुए कहा, एक 19 साल की लड़की मिली है, शायद ये उसकी बहन है। गुड वर्क, उस लड़की को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कल हम खुद उससे बात करेंगे, लड़के ने जवाब दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके सामने खड़े पुलिस वाले ने हिचकिचाते हुए सवाल किया, सर आप उस लड़की को क्या आप छोड़ने वाले हैं? 3 साल से हम पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। आज तक JS ठकराल ने किसी को पकड़ने के बाद तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो अपने प्राण ना छोड़ दे। तो फिर उस लड़की को कैसे छोड़ सकते हैं, जिसके भाई की वजह हमारा जान से प्यारा अपना जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसके लिए यमराज बनकर आ रहा है ये JS ठकराल। JS यानी उस लड़के ने जवाब दिया और हवन कुंड में बैठकर आहुति देने लगा। उसकी बातों से वो पुलिस वाला डरते हुए मन में बोला, पता नहीं अब वो लड़की कैसे नरक दर्शन करने वाली मौत का सामना करेगी। दूसरी तरफ वेदू को जेल में बंद कर दिया गया। वो जेल की सलाखें पकड़कर रोते हुए बोली, छोड़ो हमें, हमने क्या किया? एक कांस्टेबल उसके पास आई और उसे देखकर बोला, तुम्हें छोड़ दे, इस जेल से आजाद होना है। मासूम वेदू ने हाँ में गर्दन हिलाई और उस कांस्टेबल ने अपनी गाल को सहलाते हुए कहा, अपने खूबसूरत जिस्म से हमारी प्यास बुझा दो, हम आजाद कर देंगे तुम्हें। वेदू ने डर के मारे कदम पीछे हटा लिए। तभी वहां एक और कांस्टेबल आकर बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? इसको हाथ भी ना लगाने का ऑर्डर दिया है, कुछ देर में इसे यहाँ से लेकर जाना है। कहीं इसके एनकाउंटर का प्लान तो नहीं है सर का?
पहले कांस्टेबल ने सवाल करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वेदू डर गई। वो दीवार से सटकर जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने खुद को बाहों में समेट लिया था। कुछ देर में उसके चैम्बर का दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर आए। उन्होंने वेदू को बाहों से पकड़कर उठाया और अपने साथ ले जाने लगे। उठो जल्दी, छोड़ो हमें, हमने कुछ नहीं किया। वेदू उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी। वो बुरी तरह रो रही थी। उसे देखकर किसी को भी तरस आ जाता, लेकिन उनमें से किसी को भी इस पर तरस नहीं आ रहा था। उन लोगों ने इसके मुंह, हाथ और पैर बांधे और उसे गाड़ी की डिग्गी में डालकर वहां निकल पड़े। एक दिन पूरा बीत गया था। डिग्गी में बंद वेदू रोए जा रही थी। प्राइवेट विला, मुंबई, इसके आसपास गार्ड्स पहरा दे रहे थे। इसके सामने आकर वेदू की गाड़ी रुकी और उसे डिग्गी से निकालकर अंदर ले जाया गया। अंदर ले जाकर उसे घर के हाल में वैसे ही बंधा हुआ पटक दिया गया। वो रोते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा फर्श की तरफ था जब कोई हॉल की सीढ़ियों से चलते हुए इधर आया। वो उसके सामने आकर रुक गया। वेदू ने अपना आंसुओं से भरा हुआ चेहरा ऊपर उठाया और नम आंखों से उस इंसान को देखा। वेदू इतनी मासूम लग रही थी कि कोई पत्थर दिल इंसान भी उसके सामने पिघल जाता। हमारा नाम ACP JS ठकराल है। हम तुम्हें इस दर्द और तकलीफ से आज़ाद करवाने के लिए यहाँ लेकर आए। JS ने ऐसा बोलकर उसके मुंह की पट्टी खोल दी और वो रोने लगी। साहब जी, हमने कुछ नहीं किया, हमको छोड़ दीजिए, वेदू रोते रोते रिक्वेस्ट करते हुए बोली। JS ने उसका जबड़ा पकड़ा और गुस्से में बोला, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है ऐसे झूठ बोलकर बर्बाद करने के लिए। चुपचाप बताओ कि अमोघ कहाँ है। हमें नहीं पता, वेदू ने रोते हुए नामे सिर हिलाया और JS ने उसकी गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसके गाल पर उसके थप्पड़ से उंगलियां छप गई। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे मना करोगी और हम सच मान लेंगे या तुम्हें छोड़ देंगे? हमसे झूठ बोलने का अंजाम जानती हो ना? JS ने फिर से उसके जबड़े को पकड़ते हुए कहा। वेदू ने रोते हुए कहा, सच में हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। हमें मारना मत, हमें सच में नहीं पता। JS ने उसके जबड़े को छोड़ा और गाल को सहलाते हुए बोला, चलो एक खेल खेलते हैं। हम तुम्हें 2 ऑप्शन देंगे, तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। फिर उसके साथ हम तुम्हें एक और ऑप्शन देंगे। ऐसा तब तक चलेगा जब तक हमारा मन नहीं भर जाता। लास्ट ऑप्शन जो भी तुम चुनोगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। फर्स्ट और सबसे आसान ऑप्शन, डेड और फ्रीडम। फर फ्रीडम, वेदू रोते हुए बड़ी ही उम्मीद से बोली। शायद उसे लगा कि उसे सच में ऐसा बोलने से आज़ादी मिल जाएगी। JS के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने आगे कहा, फ्रीडम और ट्रूथ। ये बात सुनकर वेदू ने मन में खुद से कहा, अगर हमने ट्रूथ चुना और इन्हें ट्रूथ बताया तो ये हमारा विश्वास नहीं करेंगे। फ्रीडम, वेदू ने सुबकते हुए जवाब दिया। ट्रूथ और पनिशमेंट, JS ने इस बार ऑप्शन चेंज करते हुए कहा। उसकी इस हरकत से वेदू फर फुट कर रोने लगी। ट्रूथ, हमें नहीं पता वो कहाँ है, वेदू ने रोते हुए नामे सिर हिलाकर कहा। JS ने उसके जबड़े को पकड़कर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ये लास्ट ऑप्शन नहीं था लिटिल बर्ड, और तुम इसमें भी झूठ ही बोल रही हो। पनिशमेंट और मिस्ट्रेस। ये ऑप्शन सुनकर वेदू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। JS ने फिर से कहा, ये लास्ट ऑप्शन है, पनिशमेंट और साव। हमारी दी हुई सजा भुगतोगी या हमारी गुलाम बनोगी? गुलाम बनकर तुम्हें हमारे लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करना होगा, और पनिशमेंट में हम तुम्हें कोई भी सजा दे सकते हैं, मौत की भी, और यहाँ मौत तुम्हें नरक के दर्शन करवाने वाली होगी, आसान मौत नहीं। साव, गुलामी, वेदू ने गर्दन झुकाकर रोते हुए कहा। उसकी बात सुनकर JS के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो जीत की मुस्कान लग रही थी। उसने ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहा, टू गुड लिटिल बर्ड। उसने वेदू के हाथ पैर खोलकर वहां मौजूद अपने आदमियों से कुछ कपड़े मंगाए और उसे वेदू को देते हुए कहा, ये लो कपड़े बदलो, जाओ उस तरफ है ये तुम्हारा कमरा। वेदू के हाथ में हल्का सा घाघरा चोली था, जिसे लेकर वो वहां उस तरफ चली गई जहां JS ने इशारा किया था। उसके जाने के बाद JS ने अपने आदमियों में एक को ऑर्डर देते हुए कहा,
दिनेश, इस लड़की की सारी जानकारी पुलिस रिकॉर्ड से मिटा दो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये कौन है और कहाँ है। ओके सर। उसके आदमी दिनेश ने उसकी बात मानते हुए कहा और जेएस वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया, जो कि सेकंड फ्लोर पर उसी कॉरिडोर में बना हुआ था जहां पर मौजूद एक रूम में अभी अभी वेदू गई थी। कुछ देर बाद वेदू ने बहुत ही मुश्किल से हिम्मत जुटाकर खुद को संभाला और नहाकर अपने कपड़े चेंज करने के बाद कमरे से बाहर आई। इतना बड़ा घर और अनजान जगह के कारण वेदू वहां पर गम हो गई। हम कहाँ जाए अब? वो इंसान जेएस कहाँ होगा? वो उसे ढूंढते हुए बोली। उसने रेलिंग से नीचे झांक कर हॉल में देखा जहां पर कुछ देर पहले वो जेएस से मिली थी, पर वो वहां भी नहीं था। उसने उसी कॉरिडोर के कमरों को खोलकर देखना शुरू कर दिया और ऐसा करते हुए वो एक कमरे में घुस गई। क्या आप यहाँ हो? उसने पुकाराते हुए कमरे में एंटर किया तो उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े जेएस पर पड़ी। वो सिर्फ टॉवल में था। उसे देखकर किसी को भी पता चल सकता था कि वो अभी अभी शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला है। उसकी 8 पैक अब्स वाली मस्क्यूलर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। उसके ऊपर ऑन्स की बूंदों की तरह चिपका हुआ पानी उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। वो फेशियल रेजर से अपनी आईब्राउ पर कट लगा रहा था। वेदू उसे देखकर घबराते हुए बोली, माफ कर दीजिए, हमने आपको देखा नहीं। वो पलट गई और उसके ऐसा करते ही जेएस भी उसकी तरफ पलट गया। वो उससे कुछ दूर ही थी। उसने जैसे ही अपने कदम बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, जेएस ने उसका कंधा पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? छोड़िए हमें। वेदू उससे छूटने की कोशिश कर रही थी और इसी चक्कर में उसका ब्लाउज कंधे से जेएस के हाथ में आने की वजह से सरक गया। अब उसके सीने पर जेएस की नज़र पड़ गई थी। वो उसके सीने को घूरने लगा, जिसे देखकर वेदू भी घबरा गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश जारी रखते हुए कहा, छोड़िए हमें। तुमने हमारी मर्जी के बिना हमारा सीना देखा, अब हम तुम्हारा सीना देखेंगे। कपड़े उतारो लिटिल बर्ड। जेएस ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वेदू की आंखें चौड़ी हो गई। उसने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा मत कीजिए। जेएस ने उसकी राइट कलाई पकड़कर मरोड़कर सीधे उसकी पीठ के पीछे लगा दी। उसकी इस हरकत से वेदू दर्द से चिल्ला उठी। हमने कहा ना उतारो इसे, हमें देखना है। जेएस ने अपना दबाव उसकी कलाई पर बढ़ाते हुए गुस्से में कहा। वेदू ने रोना शुरू कर दिया और वो रोते हुए मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम खुद नहीं उतारोगी तो हमारे पास और भी तरीके हैं इसे उतारने के, पर हम इसे देखकर तो रहेंगे। ये बोलकर जेएस ने ड्रेसिंग टेबल से रेजर उठाया और उसके ब्लेड को ब्लाउज के राइट साइड नेक पर रख दिया। वो ब्लाउज को काटने लगा और वेदू उससे छूटने की कोशिश करते हुए छटपटाने लगी। उसके ऐसा करने से रेजर का ब्लेड उसके कंधे में चुभ गया और उसके कंधे से खून बह रहा था। नहीं! वेदू चीख चिल्ला रही थी, पर जेएस उसकी एक भी तकलीफ की परवाह नहीं कर रहा था। उसने ब्लाउज काटने के लिए उसकी चमड़ी में रेजर के ब्लेड को धंसा दिया था और ऐसा करते हुए वो उसे खींचते हुए नीचे की तरफ ले जा रहा था और वेदू के कंधे से कट लग गया था और बुरी तरह खून बह रहा था। वो दर्द के मारे छटपटा रही थी, जिसे देखकर जेएस ने उसके कान में कहा, हमने कहा था ना उतार दो। अब दर्द हो रहा है, पर हमें तुम्हारे दर्द से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेदू का ब्लाउज उसके कंधे से गिरने लगा। जेएस की उत्सुकता बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से उसके पीछे दरवाजे से एक लड़की की आवाज आई। डार्लिंग, आर यू बिजी? डिड आई डिस्टर्ब यू? ये आवाज सुनते ही जेएस का ऑरा गुस्से से भर गया। उसने धक्का देकर वेदू को बेड पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, आई एम नॉट हैविंग फन विद यू, आई वॉन्ट टू हैव फन। वेदू ने अपना ब्लाउज संभाला और बेड पर लेटे हुए ही रोने लगी। जेएस पीछे पलटा। वहां पर एक 23 साल की लड़की खड़ी हुई थी, जो कि देखने में बहुत ही हॉट थी। उसने रेड कलर की बॉडी रिवीलिंग मिनी ड्रेस पहन रखी थी। उसके होठों पर हॉट रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसने जब देखा कि उसके लिए जेएस ने वेदू जैसी लड़की को छोड़ दिया है, तो वो मुस्कुराने लगी। जेएस उसके पास आया और उसने उसको बाजू से पकड़ते हुए कहा, लेट्स गो मेहिका। वो बाहर आया तो उसका आदमी उसे मिला, जिसे देखकर जेएस ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा,
कॉल द डॉक्टर फॉर हर। ओके सर, उस आदमी ने सिर हिलाते हुए ये कहा और जेएस उसको लेकर वहां से दूसरे कमरे में चला गया। मिहिका ने जाते ही उसके गले में बाहें डाले हुए कहा, डार्लिंग, मुझे लगा था कि तुम आज उस लड़की के साथ ही नाइट स्पेंड करोगे, पर तुमने तो उसे छोड़ दिया, वो भी मेरे लिए। रियली यू लाइक मी टू मच। उसकी बाहों को पकड़कर उसे बेड पर बैठाते हुए जेएस ने कहा, बैठो। उसकी इस हरकत से मिहिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जेएस ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, सक इट बेबी। इरादा क्या है डार्लिंग? उसकी बात सुनकर मिहिका ने कहना चाहा, पर जेएस ने उसके मुंह में अपना अंगूठा डाल दिया। मिहिका ने अंगूठे को सक करना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत से जेएस के मुंह से सिसकी निकली और उसने उसको कंट्रोल करने के लिए मिहिका की गर्दन पकड़ ली। स्टॉप, ये बोलकर उसने मिहिका को रोका और खुद को उसके सामने खोलकर उसके होठों से अपनी मर्दानगी को छूते हुए कहा, सक इट। मिहिका ने वैसा करना शुरू कर दिया। जेएस के हाथ उसके बालों में चले गए। उसने उनकी मुट्ठी भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस एहसास को एंजॉय करने लगा। उसने अपने होठों को सक करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वेदु दर्द के कारण बेहोश हो गई। डॉक्टर जब वेदु के पास आया तो इतनी मासूम लड़की को बेड पर बेहोश देखकर उसके दिल की धड़क जाग गई। ओह गॉड, ये तो बहुत ही हॉट है। लगता है चोट के कारण बेहोश है। इसको एक बार छूना चाहिए। ये बोलकर डॉक्टर वेदु के करीब चला गया। उसने उसका दुपट्टा अलग करने की कोशिश की, पर इस चक्कर में वेदु को दर्द हुआ और उसकी आंखें खुल गई। अपने सामने ऐसे अनजान शख्स को देखकर वो चीख उठी। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा, बस एक मौका मुझे दो। वो उसके करीब बढ़ने लगा, जिसे देखकर वेदु खुद को दुपट्टे से अच्छी तरह से कवर करके पीछे हटने लगी। डॉक्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था। बचाओ, बचाओ, हेल्प! वेदु ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाजें अब कमरे से बाहर उस कॉरिडोर में गूंजने लगी, जिसके एक कमरे में जेएस अभी भी मिहिका के साथ मौजूद था। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को पूरी तरह मिहिका के सामने परोस दिया। मिहिका की हालत खराब हो गई थी। उसने मुश्किल से सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया और जेएस ने अपना टॉवल कमर पर लपेटा और कमरे से बाहर निकल गया। अरे चिल्लाना बंद कर, मिस्टर ठकराल के घर में लड़कियों का आना जाना लगा रहता है। उनको पता भी नहीं चलता कि मैं कितनी बार उनकी बेड वार्मर्स के साथ सो चुका हूँ। डॉक्टर ने उसे पकड़ते हुए ये कहा ही था कि पीछे से एक गोली चली और उसके सिर के पार हो गई। वो धड़ाम से नीचे गिरा। उसके पीछे जेएस हाथ में पिस्टल उसकी तरफ पॉइंट करके खड़ा हुआ था। ये सब देखकर वेदु डर के मारे कांपने लगी। जेएस अभी भी टॉवल में था। उसने डॉक्टर को बेड से नीचे फेंका और उसके मेडिकल बॉक्स से ड्रेसिंग के लिए सामान निकालकर वेदु से बोला, हमारे करीब आओ। वेदु अभी भी डर रही थी। जेएस ने उसका लेफ्ट हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचकर उसका दुपट्टा उससे अलग कर दिया। वेदु डर के मारे कांप गई। जेएस ने उसके घाव को साफ करना शुरू कर दिया। वेदु दर्द के मारे घबरा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है लिटिल बर्ड? जेएस ने सवाल किया। वेदु ने रोते हुए जवाब दिया, वैदेही पर सब हमें वेदु बोलते हैं। हम आज से तुम्हें लिटिल बर्ड ही बोलेंगे। दूसरी बात, ड्रेसिंग कंप्लीट होते ही अलमारी से हमारी शर्ट निकालकर पहन लो, ढीली और कंफर्टेबल है। वेदु की ड्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद जेएस बेड पर लेट गया। वेदु वहां से उतरी और अलमारी से एक शर्ट निकालकर बाहर जाने लगी। तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा हमने लिटिल बर्ड, जेएस ने उसे पुकारते हुए कहा। वेदु उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर रुक गई। जेएस ने उसको इशारे से अपने पास बुलाते हुए कहा, यहाँ हमारे पास आओ, हमें तुम्हारे साथ सोना है। वेदु को इस बात से डर लग रहा था। उसके कमरे में डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी। वेदु का खून भी उसी कमरे में बिखर हुआ था। इतना डरावना माहौल होने के बाद भी वेदु को डर के मारे उसकी बात माननी पड़ी। वो उसकी तरफ आने लगी तो जेएस ने उसे देखते हुए कहा, जाओ पहले ये शर्ट पहन कर आओ। उसकी बात मानकर वेदु शर्ट पहनने के लिए वॉशरूम में गई और कुछ देर बाद स्कर्ट के ऊपर शर्ट पहनकर बाहर आ गई। उसे देखकर जेएस ने दर्द भरी सिसकी लेते हुए कहा, बहुत ही होशियार हो तुम, हमें अपनी बॉडी का एक भी पार्ट नहीं दिखाओगी ना? कोई बात नहीं,
आओ हमारे पास सो जाओ, कुछ नहीं करेंगे, हमारा मन भरा हुआ है। वेदू उसके पास दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। जेएस ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसको अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लिया। वेदू को उसकी नजदीकी से डर लग रहा था, लेकिन जेएस को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सो गया। वेदू भी रोते 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 सो गई। अगली सुबह एक गाड़ी उस विला के बाहर आकर रुकी और उसकी बीसी के सीट का दरवाजा खुलते ही उसमें से एक 45 साल की बेहद डिसेंट सी औरत बाहर निकली। वो गुस्से में लग रही थी। उसने जाते ही जेएस के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो जेएस ने दरवाजा खोला। आप यहाँ? जेएस बोल रहा था कि वो औरत अंदर बेड पर बैठी खूबसूरत और मासूम सी वेदू को देखकर बोली, ये कौन है और मेहका कहाँ है? मॉम सीरियसली आप यहाँ चेक करने आए हैं कि हम मेहका के साथ है या नहीं? जेएस ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उसकी मॉम ने मुंह बनाते हुए कहा, इस वंदना सुशांत सिंह ठकराल के इकलौते बेटे हो तुम। तुम्हें किस लड़की के साथ रह रहे हो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम। ये बोलते हुए वो अंदर गई, पर उसकी नज़र लाश और खून पर नहीं पड़ी, क्योंकि वो बेड की दूसरी तरफ थे। उसने वेदू को देखते हुए कहा, ये कौन है? जय श्री राम। वेदू ने हाथ जोड़कर उसे देखकर कहा, अपने बिगड़े बेटे के साथ एक ऐसी लड़की को देखकर जो उसके सामने हाथ जोड़ के भगवान का नाम ले रही थी। वंदना का दिल पिघल गया। वो उसकी ठुड्डी पर हाथ रखकर बोली, क्या कहा तुमने अभी अभी? प्रभु श्री राम का नाम लिया, वेदू ने डरते हुए जवाब दिया। और वंदना के चेहरे मुस्कान आ गई। उसने वेदू को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और उसकी गाल सहलाते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है? वैदेही। वंदना को जवाब देते हुए वेदू ने कहा। उसका नाम सुनकर वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही प्यारा नाम है। तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम दोनों साथ में सोते हो? मॉम आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हो इसे? ऐसा कुछ नहीं है। जेएस ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम चुप रहो, हमें वैदेही से पूछने दो। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं ना? बताओ बेटा। वंदना ने जेएस की बात काटते हुए वेदू से पूछा, तो वो मासूमियत से बोली, कुछ नहीं हुआ। उसके मुंह से ये सब सुनकर वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम आराम करो, हम अभी आए। उसने इतना ही कहा और जेएस को देखते हुए बोली, तुम हमारे साथ चलो, हमें तुमसे बात करनी है। मॉम, जेएस ने कहने की कोशिश की, पर वंदना उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वहां से बाहर ले गई। क्या हुआ मॉम? जेएस के इस सवाल का जवाब देते हुए वंदना ने कहा, ये लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है और अच्छे खानदान की भी लग रही है। महिका की जगह तुम्हें इसके साथ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमने तय कर लिया है कि तुम्हारी शादी इसी लड़की से होगी। क्या? जेएस ने चौंकते हुए मुंह फाड़ कर कहा। वंदना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, हम तुम्हारी शादी इससे करेंगे। एक लड़की के साथ एक बिस्तर पर सोने के बाद भी तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया। इसके दो मतलब है, पहला वो लड़की संस्कारी होगी, दूसरा तुम उसको इतना पसंद करते हो कि शादी से पहले कुछ भी नहीं करना चाहते। उसे लड़की ने हमारे बेटे को भी सुधार दिया, इसलिए हमने तय कर लिया है कि अब तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ ही होगी। जेएस ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मॉम आप उस लड़की को अभी मिली है, आप ऐसे कैसे हमारी शादी उसके साथ तय कर सकती हो? आप जानती भी हो वो कौन है और कैसी लड़की है? वंदना ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, वह तुम्हारी होने वाली पत्नी है, हमारी होने वाली बहू। इससे ज्यादा हमें उसके बारे में कुछ नहीं जानना। इतनी मासूम और संस्कारी लड़की तो हम भी तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ पाएंगे। आज शाम को हम उसको लेने के लिए गाड़ी भिजवाएंगे। चुपचाप उसको घर भेज देना, वो यहाँ पर तुम्हारे इतने सारे गुंडों के बीच में नहीं रहेगी। वंदना ने इतना ही कहा और वो वहां से चली गई। उसके जाते ही जेएस ने गुस्से में कहा, हम और इस लड़की से शादी करें, कभी नहीं। वो वापस कमरे में गया तो उसकी नज़र वेदू पर पड़ी। वो डरते डरते बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखते ही जेएस ने उसके ऊपर झपटकर उसे दोनों कलाइयों से पकड़ते बेड से पीठ के बल सटा दिया। उसके ऐसा करने से वेदू डर के मारे कांप उठी और उसकी आंखें नम हो गई। नहीं नहीं वो सब प्लीज नहीं, वेदू ने रोते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा।
क्यों नहीं? और तुम्हें कैसे पता कि मैं वो सब करने वाला हूँ? मतलब तुम वजिन नहीं हो? कितने आदमियों के साथ सोई हो? जेएस ने गुस्से में उस पर बरसते हुए कहा। इस बार वेदू ने रोते हुए नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं, हम किसी के साथ नहीं सोए। हमने बस टीवी में देखा था कि एक आदमी औरत को ऐसे दबोचता है तो औरत चीखती चिल्लाती है। वो उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। उसकी बातें सुनकर जेएस हैरानी से बोला, तुम्हें सेक्स के बारे में नहीं पता है या फिर जानबूझकर भोली बनने की कोशिश कर रही हो? वेदू रोते हुए उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, जिस कारण जेएस के सीने पर उसका हाथ जोर से लगा, तो वो गुस्से में बोला, हमें मारने की कोशिश कर रही हो? अभी तुम्हें अच्छे से सेक्स एजुकेशन देते हैं। ये बोलते हुए वो उस पर अपनी पकड़ कसने लगा, पर वेदू ने हलचल करना बंद कर दिया। वो बेहोश हो गई थी। उसे देखकर जेएस थोड़ा परेशान होते हुए बोला, ये इसे क्या हुआ? उसने वेदू को चेक किया तो उसे बेहोश देखकर खुद से बोला, ये बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद डाइनिंग टेबल पर वेदू टेबल की कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने अभी भी वही कपड़े पहन रखे थे। वो करी राइस खा रही थी और वो भी हाथ से। उसके सामने कुछ महिका बैठी हुई थी। वो भी खाना खा रही थी, पर थोड़ा थोड़ा ऊपर से उसे वेदू के खाने के तरीके से घिन आ रही थी। जेएस वेदू की बगल में हेड चेयर पर बैठा हुआ था। वेदू ने पिछले 2 दिन से खाना नहीं खाया था, इसलिए वो दबाकर खा रही थी। जब उसने पूरा खाना खाकर खत्म किया तो उंगलियां चाटते हुए डकार लिया। इयू, जे तुम इस लड़की के साथ कैसे इतने आराम से बैठकर खाना खा रहे हो? इसे तो चमचे से खाना भी नहीं आता। महिका उससे घिन करते हुए बोली। जेएस उसे घूरते हुए बोला, ये अपनी उंगलियां सुख कर रही है। घिन तो तुमसे आनी चाहिए, तुमने तो बहुत कुछ सुख किया है। उसने आई विंक की तो महिका के गाल लाल हो गए। क्या शक किया है? वेदू ने असमंजस से उन दोनों को देखते हुए सवाल किया। जेएस ने फोक से खाने का एक टुकड़ा खाते हुए मुस्कुरा कर कहा, वही जो मैं चाहता हूँ कि तुम भी शक करो। तुम करोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बोलो, करोगी? यू हैव टू सक लिटिल बर्ड। वेदू को अभी भी उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि तभी एक गार्ड वहां आया और वेदू को देखते हुए जेएस से बोला, बॉस, इनको लेने के लिए ठकराल मेंशन से गाड़ी आई है, ये आ रही हैं। इतना बोलकर जेएस ने उस गार्ड को भेज दिया और वेदू को देखते हुए कहा, मेरे घर में जा रहे हो तो उनके सामने अच्छा नहीं बुरा बनना। अगर मैंने घर आकर तुम्हारी एक भी तारीफ किसी घर वाले से सुनी तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, समझी? वो उसे असमंजस में देखकर बोली, क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं। जेएस ने उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा। मिहिका ने वेदू की तरफ देखते हुए जेएस से सवाल किया, तुम्हारी फैमिली इसे तुम्हारे फैमिली हाउस क्यों बुला रही है? क्योंकि वो इसे फैमिली का हिस्सा बनाना चाहती है। ये बोलते हुए उस जेएस ने वेदू की तरफ देखा, जिसे उन दोनों की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। मिहिका ने ये सब सुनकर थोड़ा गुस्से में कहा, क्यों? तुमने अपनी फैमिली को मना क्यों नहीं किया? मौका ही नहीं मिल पाया। लीव इट, हम ये सब अभी नहीं सोच रहे। जेएस ने उसे जवाब दिया और फिर वेदू का हाथ पकड़कर बोला, हमारे साथ चलो, हमें तुम्हें रेडी करना है। तुम इन कपड़ों में हमारे घर नहीं जा रही हो। हम आपके घर जा ही क्यों रहे हैं? वेदू ने उसे मना करने की कोशिश करते हुए कहा। जेएस ने उसको अपने करीब खींचा और उसकी कमर के नाजुक हिस्से को जोर से दबाया। वेदू चिल्ला उठी, लेकिन जेएस को उसके ऊपर जरा सा भी रहम नहीं आया और वो अपने सख्त हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए बोला, अब हमें मना करोगी? बोलो। वेदू दर्द से कराहते हुए रो रही थी। उसने ऐसे ही रोते हुए नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, चुपचाप चलो। ये बोलकर जेएस उसे खींचते हुए वहां से कमरे की ओर ले गया। उसने वेदू को कमरे में छोड़ा और मिहिका की एक ड्रेस उसके लिए अलमारी से लेकर आया। वो ड्रेस एक तरफ से फुल स्लीव थी पर दूसरी तरफ से ऑफ शोल्डर। उसका साइज नीज से मिड तक था। वो ड्रेस इतनी परफेक्ट थी कि वेदू के घाव को छुपा कर भी उसकी बॉडी रिवील कर रही थी। ये लो, इसे पहनो और अच्छे से मेकअप कर लो, जेएस ने उसे ड्रेस देते हुए कहा। वेदू ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, हम ये सब ना
पर जेएस ने उसे गर्दन से पकड़कर कहा, मना करने का सोचना भी मत। वेदु को डर के मारे उसकी बात माननी पड़ी। वो ड्रेस पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। वो उसमें बहुत ही हॉट और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वो ड्रेस को बार बार खींच रही थी। जेएस उसका ड्रेसिंग टेबल के पास वेट कर रहा था। उसके आते ही उसने ईवल स्माइल के साथ कहा, यू आर लुकिंग हॉट। उसने वेदु को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाकर उसके चेहरे पर हॉट मेकअप किया। ये सब वेदु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने वेदु के होठों को देखते हुए बोला, कितनी खूबसूरत चीज बनाई है तुम्हारे पेरेंट्स ने। एक बार मौका मिला तो जरूर इन होठों को टेस्ट करेंगे हम। वेदु मासूमियत से उसकी बातें सुन रही थी। जेएस ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और ऑर्डर देते हुए बोला, अब हमारे घर पहुंचकर वही करना जो हमने कहा है, समझी? वेदु ने हाँ में सिर हिला दिया। जेएस ने उसे ड्राइवर के साथ गाड़ी में अपने घर भेज दिया। ठकराल मेंशन वंदना अपनी सास मयूरी के साथ हॉल में बैठी हुई थी। माँ, वो लड़की बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी है। वो वेदु की तारीफ कर रही थी। मयूरी ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर वो मेहका जैसी निकली तो हम अपने पोते की शादी उससे नहीं करेंगे वंदना। वेदु अभी बोल ही रही थी कि इतने में बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। इसे सुनने के बाद वंदना ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आपके पोते की होने वाली बहू आ गई है, हम देखकर आते हैं। मयूरी ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा, देखकर नहीं, ऐसा बोलो कि तुम उसको लेकर आते हो। वंदना की इस बात पर वंदना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, हम उसे लेकर आते हैं। आप देखिएगा, वो आपको बहुत ही प्यारी लगेगी। आप उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लेंगी। ये सब बोलने के बाद वंदना वहां से बाहर चली गई। इधर वेदु की गाड़ी मेंशन के बाहर रुकी हुई थी। वंदना बाहर आई और वेदु को देखकर चौंकते हुए बोली, यह क्या? वेदु बहुत ही एम्ब्रेस महसूस कर रही थी, जो कि वंदना भी अच्छी तरह से समझ पा रही थी। उसने मन ही मन कहा, ये लड़का शादी से बचने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज नहीं आएगा। वंदना वेदु के पास आई और उसका सिर सहलाते हुए बोली, बेटा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि तुम इन कपड़ों में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो। कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ अंदर, तुम्हें तुम्हारी होने वाली दादी सास से मिलवाते हैं। सास शब्द सुनकर वेदु हैरान हो गई। उसने मन में खुद से कहा, यहाँ चल क्या रहा है? वंदना वेदु को अंदर लेकर आई। जब मयूरी की नज़र वेदु पर पड़ी तो वह गुस्से में बोली, ये है वो लड़की जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रही थी? हाँ माँ जी, यह वही है, पर आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आप अपने पोते को जानती हैं ना? उसने जानबूझकर इसको, वंदना ने उसे समझाना चाहा। पर मयूरी ने थोड़ा गुस्से में कहा, हम अपने पोते को अच्छी तरह से जानते हैं, तुम हमें मत बताओ। वो बोलते बोलते अचानक से खांसी करने लगी। ये देखकर वंदना थोड़ा घबराते हुए बोली, माँ जी आपका गला खराब है आज, आप थोड़ा धीरे बोलिए, देखिए लग गई ना खांसी। वंदना मयूरी को संभालने लगी तो वेदु ने उंगे देखते हुए कहा, दादी आपको खांसी हो रही है तो हम आपके लिए काढ़ा बना दें, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। काढ़ा? और वह भी तुम्हारे जैसी लड़कियां बस अमीर घर के लड़कों को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन काढ़ा नहीं। ये बात तुम्हारे कपड़ों से साफ पता चल रहा है, मयूरी उसे डांटते हुए बोली। जिस पर वंदना ने वेदु का सिर सहलाते हुए कहा, माँ जी, एक बार मौका देकर तो देखिए, अगर वेदु ने दिखा दिया तो हमारी बात सही साबित हो जाएगी। मयूरी ने तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, अगर इसको काढ़ा बनाना नहीं आया तो तुम अपने हाथों से इसे वहीं छोड़कर आयोगी जहां से इसे बुलाया है। ठीक है माँ जी, हमें विश्वास है कि वेदु हमें नाराज नहीं करेगी। वंदना ने मयूरी को ये जवाब दिया और फिर वेदु को देखते हुए बोली, बेटा, उस तरफ रसोई है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वहां पर नौकर मौजूद हैं, उनसे बोल देना, वह तुम्हारी मदद कर देंगे। जो बना कर लाओ, हम तुम्हारे लिए तुम्हारे कपड़े तुम्हारे कमरे में रखवाते हैं। वेदु ने हाँ में सिर हिलाया और रसोई की तरफ चली गई। दूसरी तरफ जेएस के विला में जेएस अपने कमरे में रेडी हो रहा था, तभी उसके पीछे से मेहका आई और उसे हग करते हुए बोली, डार्लिंग कहीं जा रहे हो?
हाँ, घर जा रहा हूँ। उस लड़की ने कोई गड़बड़ ना कर दी हो, इस बात का पता लगाना है। ये बोलकर जेएस ने उसे खुद से दूर कर दिया। वो कुछ गड़बड़ कर देगी तो अच्छा है ना, तुम्हारी मॉम की गलतफहमी दूर हो जाएगी, महिका मुस्कुराते हुए बोली। जेएस ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम लड़कियों का दिमाग सच में घुटनों में होता है। मैं जा रहा हूँ, शायद आज की रात वहीं रुकूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया। ठकराल मेंशन इधर काढ़ा बनाकर जब मयूरी को दिया तो वो खुश हो गई और उसके साथ साथ जेएस के पापा ने भी उसे अपना लिया। वेदू कमरे में थी, वो नहा धोकर कपड़े बदलकर रेडी हो रही थी। जेएस वापस आया तो मयूरी और वंदना चाय पीते हुए वेदू के बारे में बातें कर रही थी। हमने कहा था ना माँ, वो बहुत अच्छी है, वंदना स्माइल करते हुए बोली। मयूरी ने उसे देखते हुए कहा, सही कहा, हमारे पोते ने बहुत ही प्यारी बहू चुनी है। लो, हमारा पोता आ गया। जी बेटा, आज तो तुमने हमको खुश कर दिया। क्या मतलब दादी? जेएस ने असमंजस में सवाल किया। जवाब में मयूरी ने कहा, वेदू जैसी बहू जो ढूंढ कर दी है, अब तो हम तुम्हारी उससे शादी करवाकर 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। उनकी बात सुनकर जेएस को गुस्सा चढ़ गया। उसने उनको देखकर सवाल किया, कहाँ है वो? तुम्हारे साथ वाला कमरा दिया उसे, वही है वो। वंदना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जेएस बिना कुछ बोले गुस्से में वेदू के कमरे में गया। वेदू अपनी चोटी बना रही थी और उसने सिंपल सलवार सूट पहना हुआ था। जेएस सीधा उसके पास गया और उसको चोटी से पकड़कर गुस्से में बोला, हमसे शादी करोगी तुम? इतनी हिम्मत तुम्हारी? वेदू दर्द में करहाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए हमें, हमने कुछ नहीं किया। दर्द के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वेदिका इतनी मासूम लग रही थी कि कोई भी उसकी तरफ एक नजर भर देखता तो उसके दिल में वेदू के लिए दया आ जाती, पर जेएस को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, अच्छा, कुछ नहीं किया तो फिर हमारे घर में तुम्हारी इतनी तारीफें क्यों हो रही हैं? क्या बोला तुमने हमारे घर में, जो सब घर वाले तुम्हें हमारे गले बांधने की तैयारी कर रहे हैं? जवाब दो। वेदू घबराते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खुद इस स्थिति में अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। जेएस ने उसे छोड़ते हुए कहा, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? जे वंदना के पुकारने की आवाज ने जेएस को मजबूर कर दिया वेदू को छोड़ने के लिए। उसने वेदू को छोड़ते हुए वार्निंग देते हुए कहा, मॉम आ रही है, उनके सामने अपना मुंह मत खोलना वरना हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा। वेदू को डर के मारे उसकी बात माननी पड़ी। वो अपने आंसू साफ करके वापस चोटी बनाने लगी। तभी वंदना वहां आई और जेएस को देखते हुए बोली, ये क्या है जे? इतना प्यार अपनी होने वाली बीवी से? अरे थोड़ा धीरज कर लो, तुम्हारी है तो तुम्हारी ही रहेगी। अभी तुम इसे आराम करने दो और हमारे साथ चलो। तुम्हारे पापा आ गए हैं, उन्हें तुमसे बात करनी है। वो आते ही जेएस को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही वेदू ने रोते हुए खुद से कहा, बहुत हो गया, अब हम नहीं सहेंगे ये सब। इन्होंने हमको समझ क्या रखा है? इस बार इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की तो खुद को मार देंगे या इनको। वेदू ने चोटी बनाते हुए मिरर में देखा तो उसे अपने कमरे में सेंटर टेबल पर एक फ्रूट बाउल नजर आया। वो उसके पास गई तो उसमें एक चाकू रखा हुआ था, जिसे उसने अपने पास रख लिया। अब हम इनको खुद को नहीं छूने देंगे, वेदू ने खुद को दृढ़ता से कहा और वो चाकू अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। दूसरी तरफ घर के हाल में जेएस के पापा सुशांत अपनी मां मयूरी के साथ सोफे पर बैठते हुए थे और वंदना उनके सामने जेएस के साथ खड़ी हुई थी। सुशांत ने जेएस को देखते हुए सख्ती से सवाल किया, क्या ये बात सच है कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो? नहीं पापा, ये झूठ है, जेएस ने जवाब देते हुए बेफिक्री से कहा। झूठ मत बोलो जे, हमको तुम्हारी मॉम ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे दिल में तो किसी भी लड़की के लिए कभी प्यार नाम की चीज जगह ले ही नहीं सकती, ये बात हम अच्छे से जानते हैं, पर हमें वो लड़की पसंद है। उसके जैसी लड़की को ही हम अपने घर की बहू और तुम्हारी पत्नी बनाना चाहते थे। इसलिए हमने तय किया है कि 2 दिन बाद हम तुम्हारी और उसकी सगाई करवा दे, फिर पंडित जी मुहूर्त निकलवा के तुम्हारी शादी करवा देंगे। सुशांत जी की बात सुनकर जे हैरान हो गया।
उसने मुंह बनाते हुए कहा, पापा आप उसे जानते ही कितना हो, ऐसे कैसे आप उस लड़की से हमारी शादी करवा सकते हो। हमें जितना जानना था जान लिया, अब चुपचाप शादी करो और अपना घर बसाओ। हम तुम्हारी बहन की वजह से पहले से ही बहुत परेशान है, हमें और परेशान मत करो, समझ गए। सुशांत जी ने सख्ती से कहा और वो उठकर वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए। जेएस की बगल में खड़ी उसकी मां वंदना ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा सही बोल रहे हैं तुम्हारे पापा, वो लड़की तुम्हारे लायक है, तुम्हें अब उसके साथ शादी करके घर बसा लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले जेएस वहां से कमरे की तरफ चला गया। मयूरी ने उसे जाते हुए देखकर कहा, ये शादी करेगा ना बहू? करेगा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। वेदिका जैसी लड़की से दूर रहना उसके खुद के लिए ही मुश्किल है, इतनी प्यारी लड़की उसे कहाँ मिलेगी? वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो है, मयूरी भी ये बोलकर मुस्कुरा दी। वेदिका अपने कमरे से बाहर निकल रही थी कि उसके सामने जेएस आकर खड़ा हो गया। हमारा रास्ता छोड़िए, वेदू ने उसे देखते हुए हिचकिचा कर कहा। जेएस ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा तो वो डर के मारे कांप गई। जेएस ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आकर भूल गई हो कि तुम मेरी गुलाम हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ भी करने के लिए बोल सकता हूँ, पर तुम मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं बोल सकती। वेदू ने उसकी आंखों में देखकर डरते हुए कहा, कोई देख लेगा, प्लीज छोड़िए। जेएस ने उसकी गाल पर हाथ रखकर उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, सक इट लिटिल बर्ड, आई वांना फील योर लिप्स ऑन मी। वेदू को उसकी बात जरा भी पल्ले नहीं पड़ी, वो उसे असमंजस में देख रही थी। सक ना लिटिल बर्ड, जेएस ने सडक्टिव आवाज में आह भरते हुए कहा। वेदू ने उसे सवाल करने के लिए अपने होठों को लुभावने ढंग से खोला कि जेएस का फोन रिंग हुआ, जिस कारण जेएस का ध्यान भटक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को कंट्रोल करके वेदू की गाल वाले हाथ से अपनी जेब से फोन निकाल कर देखा। वेदू छोटे पंछी की तरह उसकी चौड़ी बाहों के पिंजरे में कैद थी। वेदू मासूमियत से उसे देख रही थी। हाँ बोलो, जेएस ने कॉल रिसीव करते ही कहा। सामने से एक आदमी की आवाज आई, सर उसे लड़की के भाई के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या हम वहां जाकर उसको चेक करें? ये भी अब तुम हमसे पूछ कर करोगे, जो ढूंढो उसे, हमें वो आदमी हर हाल में चाहिए। जेएस ने गुस्से में ये बोला और वेदू को छोड़कर बात करते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कामिना कहीं का, वेदू ने गुस्से में उसे कोसा और वहां से हॉल की तरफ चली गई। एक चोल मुंबई जिसके एक घर में कुहू अमोघ को खाना परोस रही थी, वो दोनों जमीन पर बैठे हुए थे। अमोघ खाना खा रहा था, कुहू उदास नजर आ रही थी। उसे उदास देखकर अमोघ ने सवाल किया, कुहू क्या हुआ तुझे? जब से हम यहाँ पर आए हैं तू उदास है, क्या तुम्हें वाराणसी की याद आ रही है? नहीं भैया, हमें वाराणसी की नहीं बल्कि वेदू दीदी की याद आ रही है, कुहू ने मायूस होकर जवाब देते हुए कहा। वो गांव में दादी के पास है, हम दादी को फोन करेंगे, वो हमारी बात करवा देगी। हमें भी वेदू की याद आ रही थी। अमोघ की ये बात सुनकर कुहू घबराते हुए बोली, नहीं भैया, वो दादी के पास नहीं है, क्योंकि उस दिन वो हमसे मिलने शहर आई थी। क्या वेदू उस दिन हमारे घर में थी? अमोघ ने चौंकते हुए कहा। कुहू ने मायूस होकर गर्दन हिलाई और अमोघ के हाथ से निवाला छूट गया। उसने मन में कहा, वेदू उस घर में थी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। हे महादेव, ये हमसे क्या हो गया, क्या हाल होगा उसका। रात का समय ठकराल मेंशन। जेएस अपने कमरे में बेड पर बैठा लैपटॉप में कुछ देख रहा था। वो हेडरेस्ट से पीठ सटाकर अपने पैर पसार कर बैठा हुआ था। अचानक से उसने अपने होठों को सक करके खुद से कहा, ऐसे नींद नहीं आएगी, अकेले न सोने की आदत हमें बर्बाद कर देगी। वो लैपटॉप बंद करके अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसकी नज़र अपने बगल वाले कमरे पर गई। वो दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। वेदू बेड पर तकिए से लिपट कर चैन से सो रही थी। उसके फेस पर ईवल स्माइल आ गई। वो बेड के पास गया और अपनी टी शर्ट उतारकर वेदू की पीठ की तरफ बगल में लेट गया। उसने वेदू के कुर्ते की डोरी खोली और उसकी गोरी नग्न पीठ से अपनी खुले सीने को सटा दिया।
उसके सीने की चुहन से वेदू सिहर उठी और झट से आंखें खोलकर हड़बड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ सोना है। जेएस ने ये बोलते हुए उसकी कमर में हाथ डाल दिया। उसकी बात सुनकर वेदू को गुस्सा चढ़ गया था। जेएस ने उसकी कमर पर अपनी हाथों से सहलाते हुए उसको जोर से दबाना शुरू कर दिया। उसकी गर्म सांसें वेदू के कंधों पर घूम रही थी। वो उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरते हुए सडक्टिव आवाज में बोला, हॉट, इट्स टू हॉट, आई वांना फील यू मोर लिटिल बर्ड। उसकी उंगलियां अब वेदू को उसके कुर्ते के अंदर जाते हुए महसूस हो रही थी। ये देखकर वेदू के लिए अब सहन मुश्किल हो रहा था। उसने अपना हाथ तकिए के नीचे डाला और वहां पर रखा चाकू निकालकर जेएस के हाथ पर अटैक किया। जेएस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके अंगूठे पर चोट आई और उससे खून निकलने लगा। हमें छूना भी मत, वेदू गुस्से में बोली, जिस पर जेएस उसके ऊपर आते हुए गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने? वेदू ने चाकू उसकी गर्दन पर रखकर गुस्से में कहा, हमें छूने की कोशिश मत करिएगा वरना क्या? जेएस गुस्से में वेदू पर चिल्लाया जिस कारण वो डर गई। जेएस ने गुस्से में उसका चाकू वाले हाथ के साथ साथ दूसरा हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर टिका दिया। वो उसके हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए गुस्से में बोला, तुमने मुझ पर अटैक किया लिटिल बर्ड। मुझे खुद को छूने के लिए रोके, इसकी सजा तो अब तुम्हें मिलेगी। उसने वेदू से चाकू लेकर दूर फेंका और अपना चोट वाला अंगूठा उसके होठों के करीब करके उस पर चिल्लाते हुए गुस्से में बोला, सक इट। नहीं, वेदू ने डरते हुए नामे सिर हिलाकर कहा। इस बार जेएस दांत पीसते हुए बोला, आई सेड सक इट। वेदू ने डरते हुए उसकी बात मानकर उसका अंगूठा सक करने के लिए अपने होठों से छुआ तो जेएस के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई। उसने अपना निचला होंठ काटा और ठंडी आह भरते वेदू के ऊपर ढेर हो गया। योर सकिंग एबिलिटी इज अमेजिंग लिटिल बर्ड, स्टॉप इट। अगर कुछ देर तुमने और ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक हो जाएगा। उसने अंगूठा बाहर निकाल लिया पर वेदू को उसकी बातों और हरकतें ही इतना हर्ट कर रही थी कि उसकी आंखों की कोरों से आंसू छलक गए। जेएस ने उसके होठों को देखा। उसके होठों की कोरों पर खहों लगा था। जेएस ने अपने होठों से उसके होठों की कोर को छू कर सक करके कहा, टेस्टी। वेदू रोना आने लग गया था। वो उससे छूटने की कोशिश करने लगी। देखकर जेएस ने उस पर अपना वजन डाल दिया। वेदू उसके वजन के नीचे पूरी तरह से दब गई थी। तुम्हें मेरे नीचे सोने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अब ऐसा रोज होगा। जेएस ने उसके कान में सडक्टिव आवाज में ये कहा, और वेद पर उसका पूरा कंट्रोल हो गया। वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। जेएस सो गया। अगली सुबह जेएस उसके उठने से पहले ही वहां से चला गया था। खुद को फ्री देखकर वेदू ने रोते हुए खुद से कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसे कुछ सूझ गया। वो बेडशीट को रस्सी की तरह बालकनी पर यूज करके वहां से निकल गई। इधर जेएस वॉशरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आया। वेदू का बेड खाली देखकर उसने दरवाजे की तरफ देखा जो कि अंदर से बंद था। फिर उसकी नजर बालकनी पर गई। वहां पर बेड शीट लटक रही थी। उसे देख करके वो चेहरे पर ईवल स्माइल करते हुए खुद से बोला, लिटिल बर्ड वॉन्ट्स टू फ्लाई। जेएस बोल रहा था कि इतने में उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन कॉल रिसीव किया। हेलो, सामने वाले ने उसकी आवाज सुनकर जवाब दिया, एसीपी साहब, एक प्रॉब्लम हो गई है। निधि माम ने फिर से सुसाइड अटेम्प्ट किया है। बास्टर्ड, तुम इतने लोगों से एक लड़की नहीं संभाली जा सकती। अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम लोगों में एक भी जन जिंदा नहीं बचेगा, समझे? जेएस ने गुस्से में उसे धमकी देते हुए कहा और कॉल डिस्कनेक्ट करके कमरे से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ वेदू छिपते छिपाते हुए उसके बंगलों से निकल गई, लेकिन वो कहाँ जाएगी, इस सवाल का जवाब अब उसके पास नहीं था। उसने मन में खुद से कहा, हे महादेव, अब हम कहाँ जाए? ये शहर कौन सा है? हम पहले तो यहाँ कभी नहीं आए। वो घबराई हुई थी और मुंबई जैसे बड़े शहर की अनजान सी सड़क पर चली जा रही थी। उसको वहां पर लोग अजीब नजरों से घूरते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण अब उसे डर लग रहा था।
उसने एक बूढ़ी औरत को देखकर सवाल किया, माँ जी ये कौन सा शहर है? तू काय बोललास ते मला समझले नाही। वो बूढ़ी औरत उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली। शायद उसे हिंदी नहीं आती थी, इसलिए वो वेदू की बात समझ नहीं पाई थी। वेदू ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये कौन सी भाषा है? वो वेदू को इग्नोर करके वहां से चली गई। वेदू वहां से मदद के लिए आगे बढ़ गई। वेदिका ने एक छोटी सी गली का रास्ता पकड़ लिया था। उसे देखकर कुछ लड़के उसका पीछा करने लगे। उनमें से एक लड़के ने वेदू को देखते हुए कहा, लगता है मैडम को रास्ता भटक गई है, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर वेदू को इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वह घबराते हुए बोली, नहीं, हम अपनी मदद कर लेंगे, धन्यवाद। ये कहकर वह वहां से जाने लगी, लेकिन उन लड़कों ने उसे घेर लिया और उनमें से एक ने कहा, कहाँ जा रही हो? तुम्हें हमारी मदद नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो तुम्हारी मदद चाहिए। वेदू इस वक्त एक सुनसान गली में थी। वहां पर कोई भी घर का दरवाजा खुला नहीं था, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वे लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे, जिसे देखकर वह वहां से बचकर भागने लगी। उन लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जेएस हॉस्पिटल में आया था। वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। वो सीधे एक वार्ड के बाहर पहुंचा। वहां पर एक गार्ड खड़ा हुआ था। जेएस ने उस पर बिगड़ते हुए गुस्से में कहा, ये सब कैसे हुआ? हम वॉशरूम के लिए गए थे, मैम अकेली थी। उस गार्ड ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया। जेएस ने उसको धमकी देते हुए कहा, ऐसा अगर फिर से हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। इतना बोलकर वो वार्ड के अंदर गया, जहां एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उसकी बाई कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके दूसरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। जेएस ने उसके पास आया और उसका सिर सहलाने लगा। उसकी आंखों में उस लड़की के लिए ममता नजर आ रही थी। भैया, लड़की ने आंखें खोलकर उसे पुकारते हुए आगे कहा, आप हमें मरने क्यों देते हैं? हमें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है। लेकिन हमें तो है ना निधि, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते हम। जेएस ने उसको सहलाते हुए प्यार से कहा, मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है, तो अब मुझे इसे खत्म भी कर लेने दीजिए। निधि ने भरे हुए गले से जब ये कहा, तो जेएस ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं किया बच्चा, और ना ही करोगी। तुम्हारी ये हालत जिसने की है ना, उसकी बर्बादी अब मेरे हाथ में है। मैं तुमसे वादा करता हूँ उस अमोघ त्रिपाठी को उतना ही तड़पाऊंगा जितना उसने तुम्हें तड़पाया है। वो अपनी बहन को समझाते हुए बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ, जिसे उसने इग्नोर कर दिया। उसे समझाते हुए कहा, भैया, आपको कोई कॉल कर रहा है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, आपको कॉल रिसीव करनी चाहिए। मेरे लिए सबसे जरूरी तुम हो, मेरी बहन, उसके अलावा कुछ नहीं। वो ये बात बोल रहा था और उसने अपना फोन साइलेंट मोड पर डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ वेदू गली में भागी जा रही थी, जहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। अचानक से वह किसी इंसान से टकरा गई। उस इंसान ने वेदू को संभालते हुए सवाल किया, वेदू, तुम ठीक हो? उस इंसान को देखकर वेदू की आंखों से आंसू छलक गए। वो रोते हुए उस इंसान को अपने सीने से लगते हुए बोली, अमोघ भैया, आप कहाँ थे? आपको पता है, हम आपकी वजह से कितना डर गए थे। वेदू को एक लड़के के साथ देखकर वे लड़के जो उसका पीछा कर रहे थे, वहां से भाग गए। उनको अपने पीछे ना आता हुआ देखकर वेदू ने गहरी सांस ली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमोघ ने सवाल करते हुए हड़बड़ा कर कहा। जवाब में वेदू ने रोते हुए कहा, उस दिन पुलिस ने हमको अरेस्ट कर लिया और वो लोग हमें यहाँ ले, कोई जेएस ठकराल है, जो हमें बहुत परेशान किया था। आपके बिना हम बहुत डर गए थे। अमोघ ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, अब डरना बंद करो, हम हैं ना तुम्हारे पास, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम भी घर में हो। वेदू ने उसकी बात सुनकर कुछ याद करते हुए सवाल किया, भैया, आपके पीछे पुलिस क्यों पड़ी हुई है? उन्होंने हमें पकड़ा था और बोल रहे थे कि हम आपका पता बताएं। आपने कुछ गलत किया है? वह बहुत ही उम्मीद से सवाल कर रही थी। अमोघ ने जवाब देते हुए अपने नामे सिर हिलाकर कहा,
नहीं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम जानती हो ना, तुम्हारे भैया कुछ भी गलत नहीं कर सकते। वो बोली, हाँ, हम जानते हैं, हमारे भैया कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। वो हमें झूठे इल्जाम में पकड़ना चाहते थे। छोड़ो अब ये सब, हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे, अब चलो यहाँ से। अमोघ ने उसको समझाते हुए कहा और वेदू को अपने साथ वहाँ से ले गया। वो उसे चोल में लेकर आया। कुहू और वेदू एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। दीदी, कुहू उसके सीने से लिपट गई थी। वो तीनों भाई बहन बहुत खुश नजर आ रहे थे। ठकराल मेंशन ठकराल फैमिली सुबह का नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। सुशांत जी ने नौकरों से खाना परोसने में मदद कर रही अपनी पत्नी वंदना को देखते हुए सवाल किया, वंदना, ये हमारी होने वाली बहू और जे कहाँ है? उन्हें नाश्ता नहीं करना क्या? पता नहीं दोनों कहाँ गए हैं। मैंने बहुत बार कॉल किया लेकिन जे कॉल रिसीव नहीं कर रहा। वेदू बेचारी तो बहुत भोली है, पता नहीं कैसे हमारे शैतान बेटे की बातों में आ गई, वंदना ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा है ना कि वो उसकी बातों में आ गई, हमें इतनी संस्कारी बहू मिल जाएगी, नहीं मेहिका के जैसी लोमबड़ी मिलती, मयूरी ने उसकी बात काटते हुए कहा। वंदना और सुशांत हंसने लगे। सुशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा माँ आपने, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पंडित जी मिलकर शादी का मुहूर्त निकलवा ले। हाँ, मयूरी और वंदना ने उसकी बात में हामी भरी। चोल में वेदू और कुहू को कमरे में छोड़कर अमोघ बाहर आया और अपने फोन से किसी को फोन किया। सामने वाले के कॉल रिसीव करते ही उसने कहा, हेलो भाई, वो लड़की भी मिल गई। अब बताओ उन दोनों लड़कियों के लिए मुझे कितने पैसे मिलेंगे? सौदा बहुत ही मुनाफे है, सोचकर बताना, दोनों नौजवान हैं। ठीक है, जितनी चाहिए उतना बता देना, उतनी मिल जाएगी। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, आज शाम को उस होटल में ले आना। दोनों को अच्छे कपड़े पहनाकर। सामने से आदमी की आवाज आई और अमोघ ने उसको मानते हुए कहा, ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बेवकूफ लड़कियां कहीं की, मैं और इनका भाई, अमोघ ने ईवल स्माइल करते हुए कहा। वो वापस घर के अंदर आया। उसने अपने कमरे की अलमारी से एक लाल रंग की साड़ी और एक नया सूट निकाला और उसे लेकर कुहू के कमरे में आया जहां पर वो वेदू के साथ बैठी हुई थी। वेदू, ये लो साड़ी, तुम इसे पहनकर तैयार हो जाना, हम तुम्हारे होने वाले पति से मिलने जाने वाले हैं। साड़ी को वेदू की तरफ बढ़ाते हुए अमोघ ने जब ये कहा तो वेदू शर्मा गई, लेकिन कुहू चहकते हुए बोली, क्या? हम जीजू से मिलने वाले हैं भैया। हाँ, ये लो, तुम भी ये सूट पहन लेना। दोनों अच्छे से तैयार होने, लड़के वालों के सामने हमारी शान कम नहीं होनी चाहिए। तब तक मैं दामाद जी के लिए कुछ तोहफे लेकर आया। अमोघ ने ये बोलकर कुहू को सूट दिया और वहां से निकल गया। फाइनली जीजी, हम जीजू से मिलेंगे, तुम ना जल्दी से नहाकर ये साड़ी पहनो, हम भी सूट पहन ले, कुहू ने सामने से कहा। वेदू और कुहू दोनों तैयार होने लगी। अस्पताल में जेएस अपनी बहन निधि का ध्यान रख रहा था। निधि का डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए उसके वार्ड में आया था। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने जेएस को देखते हुए कहा, अब इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है एसीपी साहब। जेएस के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान दौड़ गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बाहर चला गया। जेएस ने निधि का सिर सहलाते हुए कहा, हमारे बच्चे, अब तुम फिर से ऐसी हरकत मत करना वरना तुम्हारे भैया मर जाएंगे। नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। निधि ने ये बोलते हुए जेएस का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए चिंता उमड़ आई थी। जिस पर फटाक से जेएस ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो फिर से मुझे तुम इस हालत में मत दिखना। मैं तुम्हें सही सलामत घर लेकर जाना चाहता हूँ बच्चा। जेएस ये सब बोलकर निधि को समझा रहा था कि इतने में उसको फिर से किसी का कॉल आया। जिसकी रिंग सुनकर निधि ने कहा, भैया आप कॉल रिसीव कीजिए, आपको अपनी ड्यूटी पर भी ध्यान देना है। मेरे साथ साथ आपके हमारे देश के लिए भी कुछ कर्तव्य है जिनको आपका निभाना है। मैं आपके और उन कर्तव्य के बीच में नहीं आना चाहती, प्लीज कॉल रिसीव करके बात कीजिए। ठीक है बच्चा। उसकी बात मानकर ना चाहते हुए भी जेएस को कॉल रिसीव करनी पड़ी।
हेलो मोहन, उसने जैसे ही फोन पर ये कहा, सामने से उसके असिस्टेंट मोहन ने उसे जवाब देते हुए कहा, सर हमें वो लड़की मिल गई है और उस अमोघ का ठिकाना भी मिल गया है, पर वो इस वक्त घर से कहीं जा रहा है। मुझे उसके घर का एड्रेस भेजो और तुम उसका पीछा करो, जेएस ने जवाब देते हुए कहा। सामने से मोहन ने कहा, ठीक है सर। जेएस ने कॉल डिस्कनेक्ट की और निधि को देखते हुए बोला, बच्चा अब तुम अपना ध्यान रखना, मैं एक जरूरी काम करके आया। ओके भैया, गुड लक, सामने से निधि ने जवाब देते हुए कहा। जेएस स्माइल करके वहां से बाहर आया तो उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा कठोर हो गया। वो वहां से जल्दी में निकल गया। चोल में वेदू और कुहू दोनों घर में अकेली थी। वेदू लाल साड़ी पहनकर रेडी हो रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कुहू ने भी नए कपड़े पहन लिए थे। जी आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, जीजू आपको देखकर लट्टू हो जाएंगे, कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा। वेदू शर्मा गई। इतने में घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिसे सुनकर कुहू ने कहा, लगता है भैया आ गए, मैं दरवाजा खोलकर आई। जी। कुहू ने दरवाजा खोला तो सामने जेएस खड़ा हुआ था। आप कौन? कुहू ने सवाल किया, जिस पर जेएस ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हारा जीजू। जीजू, आप आइए अंदर, हम लोग आपसे मिलने ही जाने वाले थे, कुहू ने उसे अंदर आने के लिए कहा। जेएस अंदर आते हुए उस घर को अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था। वेदू कुहू की आवाज सुनकर उस तरफ आते हुए बोली, कौन है कुहू? वेदू की नजर जब जेएस से मिली तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। जेएस ने उसे देखकर ईवल स्माइल करते हुए मन में कहा, माय रेड लिटिल बर्ड। क्या होगा जेएस को वेदू से प्यार? क्यों कर रहा जेएस वेदू को टॉर्चर? आगे इस कहानी में अब आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। और दोस्तों, मेरी दूसरी कहानियां पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाए और उनको भी अपना प्यार दे।